वक्त किस थीम पर काम कर रहे हैं? एक फैमिली ड्रामा है डॉक्टर साहब, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक महिला केंद्रित कहानी है जिसकी स्क्रिप्ट मैं अभी लिख रहा हूँ, और जो फिल्म अभी जा रही है, मतलब नवंबर में फ्लोर पे जा रही है या दिसंबर शुरू में जा रही है। तो ये दोनों स्क्रिप्ट्स पे मैं पैरेलली अभी काम कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा काम ये लड़की वाली स्क्रिप्ट पे, क्योंकि उसकी डेडलाइन है और हमको जल्दी उसको लॉक करना है, तो हम लगे हुए हैं इसमें। रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं, एक अच्छी लिखी फिल्म को डायरेक्टर खराब कर सकता है, तो क्या एक खराब लिखी स्क्रिप्ट को कोई डायरेक्टर अच्छा भी कर सकता है? नहीं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छी लिखी फिल्म को डायरेक्टर खराब कर सकता है, लेकिन एक खराब लिखी फिल्म को कोई अच्छा नहीं बना सकता। क्योंकि स्क्रिप्ट, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। और जो एंटरटेनमेंट वो बेसिकली हिचकॉक का जो कोट है कि एक अच्छी फिल्म के लिए ज़रूरी है स्क्रिप्ट। बाकी चीज़ें फिर उसको ख़राब करे अच्छा करे बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम लोगों को उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि वो चित्र दिख जाता है आपको, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो जो अच्छी स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे होते हैं आपको लग रहा है कि आप सिनेमा ही देख रहे होते हैं। अब बिल्कुल ही ऐसा डायरेक्टर है कि नहीं, वो मीडियम को ही नहीं समझता तो वो ख़राब कर सकता है। बाकी अच्छी स्क्रिप्ट को कोई भी डायरेक्टर हाथ लगाएगा वो और अच्छा ही करने की कोशिश करेगा, अगर कोई भी सेंसिबल आदमी हाथ लगाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है। आशुतोष कुमार पांडे जी जो आरा में रहते हैं, पांडे जी कैसे हैं आप? तो वो पूछ रहे हैं कि अगला उपन्यास कब आ रहा है? आप काहे उपन्यास के पीछे पड़े हैं महाराज, बड़ी मुश्किल से उधर से निकल के इधर आए आप अभी से उपन्यास लिखवाना चाह रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मेरे पास एक विचार है, एक उपन्यास का पूरा विचार, और मैं उस पर बहुत उसके नोट्स वगैरह, उसका रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ वो थोड़ा और गंभीरता से लिखूँ, जो कि थोड़ा समय दे के लिखूँ। क्योंकि मैं जनरली जो कहानियाँ मैंने पीछे लिखी, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आप अपनी लिखी कहानियों पे वापस सोचते हैं कि क्यों लिखी थी यार, ऐसा क्या, कब उस समय मैंने क्या सोचा था, क्यों लिखी थी। तो आजकल मैं इसीलिए कहानियाँ भी बहुत कम कर दी मैंने लिखना। कि मैं पहले ऐसा होता था कि कहानी लिखी, एक तो नए नए लेखक थे तो हमको हमेशा ये लगता था कि कहानी लिखो, मैगजीन में भेजो तो छप जाए, तो जो मैंने पहली कहानी लिखी वो ऐसे ही छप जाए। तो अब मैं आजकल थोड़ा डर लगता है कि कहानी ऐसे ही नहीं लिखनी है, क्योंकि वो एक दस्तावेज हो जाता है हमेशा के लिए। तो जब तक मतलब मैं लिखूंगा, एक उपन्यास मेरी नज़र में है और मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में उसके नोट्स मेरे चल रहे हैं। फिरोज खान आ गए, जय हो फिरोज भाई की जय। तो चंद्रप्रकाश झा जी का एक सवाल है जो हमारे आदरणीय मित्र हैं, और उनका बहुत ही बेसिक सवाल है कि पुराने और नए गीतकारों में आपको सर्वप्रिय कौन है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई एक आदमी नहीं है, और मतलब ऐसा आदमी भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि किसी एक का नाम ले लूँ तो दूसरा नाराज हो जाए। पूरा का पूरा एक समूह इस समय चल रहा है। बीच में बड़ी स्थिति खराब थी, तो खराब थे उनके नाम में लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अभी तो पूरी में चुनना मुश्किल है कि भाई अभी तो सारे इरशाद कामिल हैं, आपके वरुण ग्रोवर हैं, राजशेखर हैं, अमिताभ भट्टाचार्य, पूरी पीढ़ी एक नए गीतकारों की इस तरह से चल रही है। और पुराने में तो क्या सर, साहिर सर सब ऑल द, मुझे आनंद बख्शी हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं कि वो दोनों चीज़ों को संतुलन, जो उनके दर्शन वाले गाने भी वैसे ही होते थे, जनता को समझ में आने वाले गाने भी वैसे ही होते थे। तो बहुत मजे, तो बहुत सारे, मतलब तो मुझे एक आदमी का नाम मैं नहीं ले सकता, एक पूरी जनरेशन काम कर रही है। और हो सकता है मैं अभी भूल रहा हूँ, क्योंकि कुछ गाने बीच बीच में आप ऐसा सुनते हो कि काश ये ख्याल हमको आया होता, ये गाना। कल रात को ये गीतकार ने मुझे फ़ोन किया, एक हमारे मित्र ने, नाम नहीं हुआ यार, वो बोले यार ये तालरिया बताओ कि ये राजस्थानी गाना है। मैंने कहा तुम सब राजस्थानी लिख दो, तुम राजस्थान वाले क्या लिखे तुम जहाँ से आए हो वहाँ का गाना लिखो तुम। ये तो चल रहा है, और ये नई जनरेशन जो, और सब हमारे दोस्त हैं। अच्छी बात ये कि हमारे सामने के लोग हैं, और बहुत बार हम कहते रहे ना कि घर का जोगी जोगना, लेकिन हमारे घर के जोगी जो हैं वो सचमुच सिद्ध हैं, मतलब तो हम बहुत खुश महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। चंद्रप्रकाश जी से का एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है, जो बहुत सारे लोगों के मन में भी रहता है कि उन्होंने भी सुना है कि धुनें पहले तैयार कर ली जाती हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि इस पर शब्द या गीत भी रोएं आप, तो क्या सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, मतलब दोनों ही चीज़ें हो रही हैं अभी, पर बड़ा काम इस समय जो हो रहा है वो पहले धुन तैयार कर रहे हैं, मतलब बड़ा काम।
और जिस समय मैंने भोबर का, मैंने आपको ध्यान होगा, पहला गाना लिखा था और दान सिंह जी ने जब कंपोज किया था, तो दान सिंह जी के पास मैं लेके गया था, तो डरते डरते गया था। और जब गाना मैंने उनको दिया तो उन्होंने लेके कहा कि यार ये सही है, मतलब। फिर उन्होंने इस पर भी सवाल की, इस समय स्थिति ये है कि पहले जो है वो आप फांसी का फंदा बना लेते हो, धुन बनाने के लिए कहते थे, और फिर उसके नाप की गर्दन ढूंढने बाजार में निकलते हो कि जो फिट आ जाएगी उसको फिट करके लटका दें। तो सच्चाई है कि दोनों तरह से काम हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि गीतकार को एक ख्याल आया, उसने दिया आइडिया कि जो मेरे जिन मित्रों के साथ हम बीच में काम कर रहे हैं, तो दोनों तरह से काम हो रहा है। पर बड़ा काम ये, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अभी भी राइटर जो है वो निचले दर्जे पे है हमारे यहाँ। लिरिक्स राइटर जो है मतलब उसकी डील ही म्यूजिक डायरेक्टर तय करता है कि हाँ नहीं उससे तो मैं बात कर लूँ। गीत को आदमी पहले अप्रोच कभी भी गीतकार को नहीं करता है। बड़े लोगों में तय कर लेते होंगे, लेकिन बेसिकली म्यूजिक मतलब पहले करेंगे कहानी क्या है, फिर म्यूजिक की बात आएगी, है ना। तो पटकथा लेखक को सबसे पहले चुनते, लेकिन गीत वाला लेखक बाद में आता है। तो दोनों तरह से काम हो रहा है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि पहले गाना हो तो शब्द से भाव होते हैं। हालांकि जो नए हमारे मित्र लोगों को कहते हैं कि नहीं हमको धुन पे लिखने में ज़्यादा सुविधा होती है, मुझे दोनों में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ख्याल आए तो शायद म्यूज़िक फिर उस तरह से जा सकता है। मुझे नहीं बदल पाता, हो सकता है मैं गलत हूँ, और म्यूज़िक वालों का पॉइंट ऑफ व्यू अपना हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हम म्यूज़िक में भी एक इमोशन लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि बेसिकली तो हम शब्द को देख रहे होते हैं, और बहुत बार शब्द को म्यूज़िक एक अलग अर्थ दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक आने के बाद मैं कोई शब्द ढूंढना शुरू करूँ, पर होता है, और दोनों तरह से हो रहा है। तो मुझे उससे कोई वो शिकायत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो हो रहा है, और मेरे कहने से बदलने वाला भी नहीं। बल्कि मैं ज़्यादा सवाल करूँगा तो कहेंगे नहीं ये गाना हम फलाने जी से लिखवा आप जाओ, ज़्यादा ही आप ज्ञान दे रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा एक अभी जो सवालों का गुलदस्ता था, एक गुलदस्ता ख़त्म किया हमने। अब हम आते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे। हाँ राम, हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या शुरुआत हुई है, आपका बैकग्राउंड क्या है। कुछ लोग आपके मित्र जानते होंगे डिटेल में, लेकिन मैं पूरी दुनिया के सामने इसको उजागर आप ही के मुंह से करवाना चाहता हूँ। सर स्कूल गांव में 8वीं तक गांव में पढ़े, फिर पिताजी ने ढूंढा ढांडी करके एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराया। ये सारी जगहों के नाम आप बताते जाएं, और बिरानिया जो मेरा साल भी बताते हैं। गाँव जो है वो मेरा जो बिरानिया। सबसे पहले पिताजी और माताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान थे, अब नहीं रहे हैं। मम्मी अभी भी गांव में रहती हैं। मैंने अभी कल परसों इंस्टाग्राम पे फोटो जावा था, मतीरा खाती हुई माँ। तो उनको गांव अच्छा लगता है। बीच में कभी जयपुर आती हैं, जयपुर मेरे बच्चे रहते हैं, तो बीच में कभी जयपुर आती हैं 2-4-5 दिन के बाद। उनको लगता है कि नहीं हमको वापस जाना भी जमता नहीं उनको कि शायद उनकी एक अपनी कम्युनिटी है वहाँ पे। उनको उन्हीं लोगों की, मेरी मासी हैं, मेरे भाई लोग हैं, मैं वैसे ही खिलौता हूँ। तो एक अच्छा है, तो हम लोग मैं लगातार गांव के संपर्क में रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जाता ही रहता हूँ। और 8वीं तक हम लोग वहाँ पढ़ाई की। फिर डैडी ने अपना ढंग से एक स्कूल ढूंढा लक्ष्मणगढ़ में, बगड़िया बाल विद्या निकेतन। तो उस समय का मतलब हमारे शेखावाटी का दून स्कूल था हमारी नज़र में। था नहीं मतलब, लेकिन वो जैसे जयपुर पेरिस है वैसे ही वो दून था। तो हम लोग बोर्डिंग स्कूल में रहे, हॉस्टल में रहे, और 4 साल में हॉस्टल में रहा। तो एक डिफरेंट सा स्कूल, हॉस्टल से बीच में भाग भी गया था मैं कि मेरे को मन नहीं लगता था। गांव पहली बार छोड़ा था। फिर पिताजी गांव, फिर बाहर कमरा लेके रहा कि नहीं मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता। फिर बाहर खुद खाना बनाना शुरू किया तो बहुत तकलीफ हुई। फिर वापस हॉस्टल में चला गया। 12वीं तक फिर जब हॉस्टल छोड़ा तो बहुत दुख हुआ कि नहीं यार यहीं और रहना है। फिर इतना मन लगने लगा कि हॉस्टल नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर जयपुर में ग्रेजुएशन के लिए गए, और जयपुर में राजस्थान कॉलेज से मैंने बीए किया, और बीए करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एमए किया। उसी एमए के दौरान ही मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी जर्नलिज्म में। तो राजस्थान पत्रिका में मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करा तो मैं पढ़ाई से और लापरवाह हो गया। तो जो एमए मुझे 2 साल में करना था वो मैंने 3 साल में किया। इस साल परीक्षा नहीं दी कि अब तो नौकरी कर रहे हैं, अब काहे की परीक्षा दी। और घर वालों को जब पता चला कि मैं अखबार में नौकरी कर रहा हूँ तो पिताजी नाराज़ रहे, बहुत लंबे समय तक नाराज़ रहे। ये कोई काम है क्या अखबार वाले, क्या काम है ये, मतलब कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तुम चपरासी भी लग जाओगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये क्या नौकरी है, कुछ नहीं। कोई और गाँव में किसी ने किया नहीं। बहुत समय तक गाँव में लोग ये समझते रहे कि मैं अखबार में काम करता हूँ। तो लोग ये मानते थे कि मैं सुबह सुबह अखबार बांटता हूँ, तो मैं जैसे तैसे अपना
वगैरह। मैंने जब बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये हूँ, तो नहीं जानते थे। गाँव में पता नहीं क्या काम, अखबार में काम करना मतलब अखबार बांटना सबसे बड़ा काम। फिर जो है वो बीच में भास्कर जो जर्नलिज्म किया, मतलब 15 साल जर्नलिज्म किया। उसी दौरान एक अलग तरह का दुनिया, एक गांव का बच्चा जब जर्नलिज्म शुरू कर रहा होता है तो एक नए संसार से परिचित होता है कि वो देख रहा होता है कि अचानक से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मेरे को याद है मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू यादव की अटेंड की थी कि जब खासा कोठी में हुई थी, तो एकदम से अलग दुनिया। मेरा जो मैं ट्रेनी था और जो मेरे सीनियर रिपोर्टर उन्होंने कहा चलो तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं। तो एक अलग दुनिया खुली, एकदम से एक अलग दुनिया खुली। तो फिर आपने नए तरीके से चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, चीज़ों को देखना शुरू किया। क्योंकि तब भी मुझे सच कहो तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना। जैसे मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है, बहुत सीरियसली मुझे नहीं पता था। जो हम आज के बच्चों पे एकदम से प्रेशर बनाते हैं ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। और लेकिन जर्नलिज्म में धीरे धीरे थोड़ा लिटरेचर में मेरी दिलचस्पी थी, तो लिटरेचर पढ़ता रहा। तो वो बड़ा ख़राब सा था। वहाँ एक अपनी हिंदी जर्नलिज्म में आप जानते हो मैं बहुत ज़्यादा आरोपित वाला मामले में एक ऐसी पॉलिटिक्स चलती है, भाई यार ये लिटरेचर क्या है, इसको हटाओ। मतलब लिटरेचर पढ़ा हो ना हमारे हिंदी जर्नलिज्म में, मतलब पढ़ा लिखा आदमी हो ना, खासकर राजस्थान में, मतलब कि ये तो गड़बड़ है मामला, क्या है ये तो भाषा ऐसी कर देता है, वो कर देता है। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ों को डिरेल कर, उनको छोड़ते हुए, उन चीज़ों से लड़ते हुए आगे बढ़े। फिर कुछ संपादक ऐसे मिले जिन्होंने आप में भरोसा किया। कुछ रिपोर्ट, जैसे मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो एक बार हम गए, तो हम जब तक गए दंगा तो ख़त्म ही हो गया था। और फिर हम रामगढ़ बांध है वहाँ पे, तो वहाँ चले गए। वहाँ से लौट के आ रहे थे, तो रामगढ़ बांध पे गए, तो जनरली वो बांध भरा रहता था। और देखते मैंने उस बांध को ऐसा देखा है कि एक मंदिर था वहाँ, वो पूरा डूब जाता था। और हम जिस दिन मैं गया उस दिन मैंने देखा कि पानी नहीं है उस बांध में। और वो 4-5 साल के अंतर में हुआ, मतलब 3-4 साल जर्नलिज्म। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बांध ऐसे कैसे सूख सकता है। और हम जनरली बारिश में जाते थे, बारिश में जाते थे तो वहाँ लोग पिकनिक कर रहे होते थे, नाच कूद, एकदम जश्न रहता था। और जिस दिन हम गए तो हम वैसे ही कि पास में चलो बांध पे चल के आते हैं मजे। तो अजय सोलोमन जो हमारे फोटो जर्नलिस्ट थे वो साथ गए थे मेरे, उनका चलो बांध तक चल के आते हैं, एक आध मेरा फोटो हो जाएगा। वहाँ जाकर देखा तो एक बांध पूरा सूना पड़ा था, सूखा पड़ा था और बहुत ख़राब स्थिति थी। तो मुझे पहली बार दुख हुआ। मतलब मैं बहुत पर्यावरणविद भी नहीं था, मैं बहुत इतना पता नहीं सेंसिटिव था कि नहीं था, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि ये कैसे हो सकता है कि जिस बांध को मैंने ऐसे हंसते खेलते खिलखिलाते देखा है और एकदम से सूख गया, पूरे कब्जे हो गए थे कि पूरे के पूरे। मैं आया, मैंने आगे कहा नहीं, कहाँ आज स्टोरी तो है नहीं। चीफ रिपोर्टर अजय डड्डा थे, उन्होंने कहा कि क्या है स्टोरी, क्या मैंने कुछ नहीं है, तो या कुछ दो। मैंने कहा सर वो बांध चला, ऐसा बांध जो क्या था, मैं तो देखा वो बांध ऐसा ख़राब हो गया। बोले तुम यही लिख दो। तो उस दिन फिर मैंने वो पूरा डिस्पेच लिखा कि तन्हा बांध पे उदास सा दिल। और वो एक रिपोर्टाज की शैली में लिखा कि वो रामगढ़ बांध क्या सोचता होगा जो बांध इस तरह से रहा होगा। और वो मतलब मेरी बाईलाइन थी, मतलब नया रिपोर्टर बाईलाइन कि ये इस लड़के ने कुछ अच्छा लिखा है। उसके बाद मुझे लगा कि ये मामला ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे सॉफ्ट फीचर लिखे लगातार, जयपुर को लेकर के, है ना, जंतर मंतर को लेकर के। मेरे को पकड़ में आ गई कि कहाँ मैं कर सकता हूँ काम। और फिर धीरे धीरे जर्नलिज्म में एक जगह बननी शुरू हुई, जयपुर में लोग जानने लगे। पर मेरे पे कभी जर्नलिज्म आया नहीं, उस तरह से नहीं आया कि मैं धड़ल्ले से किसी भी फंक्शन में घुस गया, धड़ल्ले से, जो कि पत्रकारों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आज भी नहीं आता है। मतलब आज भी नहीं है। बम्बई में भी मैं आपको पहले फ़ोन करता हूँ ना कि कहाँ आप भी चल रहे हो तो मैं भी आ जाता हूँ। अच्छा, बीच में एक सवाल आ गया था, बीच बीच में हम लेते रहेंगे। और सवाल चूँकि रोचक सा है थोड़ा सा, कि आजकल पॉपुलर पुराने गाने का मुखड़ा यूज करके रीमिक्स जैसा कुछ चल रहा है जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? हालांकि अंतराल लिखना होता है इसमें भी। तो ये अमल पुष्प आनंद जी हैं, कहाँ से है नहीं मालूम। अगर साथियों आप लोग यहाँ हैं तो अपने शहर का नाम भी साथ में लिख दिया करें, तो थोड़ी सी सुविधा हमें होगी कि कहाँ से लोग हमें देख सुन रहे हैं, ये हमें समझ में आएगा। खैर, अमल पुष्प का सवाल। ठीक है, मुझे हाँ ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। और इवन पूरे के पूरे गाने फिल्मों में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुखड़ा ही ले रहे हैं, बहुत सारे गाने भी सेम गाने को वैसे ही ले रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट की तरह बॉलीवुड उसको देख रहा है, उसको बेच रहा है। तो
जो आदमी बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको लगता है कि मैं मेरा अनुज पैसा खरे जी recover देख कर रहे हैं रहा हूँ। आपको। नमस्ते अनुज जी, नमस्ते। और सुभाष कपूर भी देख के ओ सर पहले आए थे देखने के लिए। तो वो कि ठीक है, वो बिजनेस मतलब आप इसकी नैतिकता और अनैतिकता की बात नहीं, क्योंकि जो आदमी बड़ा पैसा लगा रहा है और वो अनधिकृत रूप से नहीं कर रहा है, उसका एक कॉपीराइट का अधिकार लेकर के कंसर्निंग कंपनी को पैसा दे करके और ये सारा काम उस ढंग से कर रहा है, तो मैं बहुत एथिकल लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। हम सुनने वाले हैं, हम ही उस गाने को सुपर हिट करते हैं, एज एन ऑडियंस हम ही करते हैं। उनको पता है कि हम उससे और लाभ कमा सकते हैं तो वो करते हैं। वो कोई अनैतिक रूप से भी नहीं करते, वो पैसा देते हैं, बाकायदा एक कंपनी से राइट्स लेते हैं, उसके बाद उसको रिक्रिएट करते हैं, नए सिरे से उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन करते, सब करते हैं। तो ठीक है, मतलब हमको अगर किसी को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। अंजलि शर्मा चौहान जी जी का सवाल है कि अच्छे गीत लिखे नहीं जा रहे हैं, काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है जैसे गीतकार लंबी छुट्टी पर हैं। मुझे नहीं पता, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है, और इसलिए नहीं कि हम लोग इस समय में हैं, हमारे दोस्त इस समय पर, वो अच्छे लोग हैं सब के सब। वो तो काम करते करते हम आप जानने लगते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि वरुण अच्छे गीत नहीं लिख रहा है? आप कैसे कह सकते हो इरशाद कामिल अच्छे गीत नहीं लिख रहे? आप कैसे कह सकते हैं कि राजशेखर अच्छे गीत नहीं लिख रहे? सब अच्छे लिख मतलब अच्छे गीत लिख रहे हैं और अच्छा ही लगे, मतलब ऐसा मोह मोह के धागे, और क्या चाहिए आपको, मतलब क्या चाहते हैं, है ना। और आपके प्रिय अमित कर्ण जी का सवाल है, जय हो। सर सटायर का महारथी बनने के लिए क्या रचनात्मक खुराक लेनी चाहिए? ये यार मतलब ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? ऐसे महारत जो खुद महारथी नहीं है वो तुमको क्या खुराक देगा? जो नीम हकीम तुमको दवाई देगा तो तुम गलत सीखोगे। परसाई जी से सीखो, परसाई जी को पढ़ो, शरद जोशी को पढ़ो, तो मज़ा आएगा। तुमको लगेगा कि हाँ कैसे बड़े बड़े लोग थे। अंजलि दिल्ली से थी, अभी उनका सवाल है। अमल पुष्प का जो सवाल था वो हजारीबाग झारखंड से है। जी जी ओके। पूरे देश में मतलब चारों तरफ ये सब आपका जलवा है। सहारन उदयपुर से भी हैं उदयपुर बंसी। का हमारा राज्य। हाँ। क्षेत्रवाद आ रहा है। क्या राजस्थानी पृष्ठभूमि पर कोई स्क्रिप्ट लिखने का इरादा है? झुंझुनू से सुरजीत सिंह पूछ रहे हैं। अरे सुरजीत भाई, ये मंडावा में पूरी Z+ शूटिंग हुई, फतेहपुर की स्क्रिप्ट थी, और मैं तो राजस्थान की पृष्ठभूमि पे ज़्यादा आसानी से लिखता हूँ ना, मुझे तो इजी रहता है, आसान रहता है मेरे लिए कि वो पूरी दुनिया देखी हुई है, सारे लोग देखे हुए हैं, और लोगों का विट, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर सब मैं जानता हूँ, तो मेरे लिए ईजी होता है हमेशा। दूसरी जगहों पे आपको अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अभी जो लिख रहा हूँ वो गुजरात के बैकग्राउंड पे है, इसलिए मैं बता दूँ, और मैं भी जाऊँगा एक बार, एक चक्कर लगा के आऊँगा। काफ़ी कुछ मैंने स्टडी किया है, जो हमारे टीम के लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे लिंक्स दिए हैं कि हमारे कल्चरली क्या गरबा कैसे होता है, क्या है गरबी है, और तो हम जैसे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि हमारे यहाँ रावण नहीं जलाया जाता है। हमारे महिषासुर का वध जो है वो 10वें दिन वो एक बड़ा इवेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ दशहरा में रावण वध होता है। तो एक अलग अलग एरियाज़ में कि जिस एरिया में कहानी सेट है वहाँ का हमको बताया कि ऐसा कुछ होता है। तो राजस्थान तो मेरा बहुत फेवरेट जगह है, और मेरा कॉन्फिडेंस है उस जगह पे, वहाँ की कहानियों पे। मेरी अगली कहानी जो मैं कर रहा हूँ वो भी जयपुर में ही बेस्ड है, जिसको मैं खुद लिख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि और भी 2-3 कहानियाँ जो हैं वहाँ की कहानियाँ हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल कहानियाँ सारी की सारी, और मैं वहीं पर ज़्यादा फोकस हूँ। विनय भारत जी का सवाल आ गया है कि राजस्थान से होते हुए भी आप जिस ठेठ बिहारी अंदाज में जरा घिसला जरा रगड़ला है दरोगा दुनलिया में जंग लगा हो लिखे हैं, वो काबिल तारीफ हैं। धन्यवाद। ताज्जुब भी है कि आप इतना कैसे रचे बसे हैं बिहार मैदानी पट्टी से, इनको पता नहीं वो सुगंध कैसे आई? इनको पता नहीं कि मैं घिरा हुआ बिहारियों से हूँ। मेरा मतलब बम्बई में मेरी पूरी परवरिश बिहारी परिवेश में हुई है, मतलब आप ये देखिए, तो वो बहुत आसान हुआ मेरे लिए। तो बाकी सब लोग तो थे ही ना मदद करने के लिए। अविनाश और हम कितने समय तक साथ ही रहे, अभी परिवार आ गया तो अलग हुए, अदरवाइज तो बहुत सारा मतलब मित्रों का एक बहुत बड़ा समूह मेरा बिहार का है। और मेरे को याद है, मैं आपको शायद बताया था कि मेरी बेटी ने एक बार बिहारियों के बारे में एक टिप्पणी की कि भाई अरे वो बिहारी है। मैंने कहा तुम क्या जानती हो बिहारियों के बारे में? तो जयपुर में मेरे एक दोस्त है रविंद्रनाथ झा, वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। शाम मतलब हो गया, अरे कहाँ हो भाई, क्या चल रहा है? तो मैंने कहा तुम रविंद्र अंकल को जानते हो? हाँ बोले जानती हूँ। फिर मेरे एक टीचर हैं रवि श्रीवास्तव, जिनके घर हमारा आना जाना, मेरे प्रिय हैं, आपके JNU के हैं, आप भी जानते हो उनको।
रवि जी के यहाँ हम आते जाते रहे, और जब जाते हैं तो चॉकलेट, बच्चे थे तब चॉकलेट खिलाना पिलाना बच्चों को, और क्या चाहिए। मैंने कहा तुम किन किन लोगों को जानती हो मेरे जीवन? बोले रवि अंकल, रविंद्रनाथ झा, और फिर मैंने कहा और किस? बोले अजय अंकल, फिर बोले और किसको? बोले अविनाश दास। मैंने सब बिहारी। बोले अच्छा, ये सारे के सारे बिहारी। तो ये आप सोचिए कि मैं बिहार से कितना गिरा हुआ हूँ, और इसलिए ये गाना लिखा गया। हालांकि और भी वजह रही, सब लोगों ने काफ़ी समझ रहा था, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि हम फिर से पुराने प्रसंग पे आते हैं। जी। कौन लोग थे वो, या लोग जरूरी नहीं कि व्यक्ति के तौर पे हो, हाँ, लेकिन वो व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। तो वही वैसे कौन लोग थे जो आपको राह दिखाना उंगली पकड़ के नहीं होता है, कई बार आप खुद ही फॉलो करने लगते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी की तरह बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं। और ख़ास करके जो हम लोग गांव से आए हुए लोग हैं, हमारे सामने हमेशा एक माइलस्टोन जैसा कुछ दिख रहा होता है, एक मंदिर कहीं दिख रहा होता है, एक बांध कहीं दिख रही होती है, एक कुछ और दिख रहा है, तो वहाँ तक पहुँचना है हमें। हाँ, रास्ता हम ऐसे न मापते हैं या नापते हैं। तो वो कौन लोग थे, किन लोगों की सोहबत आपको मिली, किसके शागिर्द आप रहे, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा। पता नहीं, जनरली लोग भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते। मैं जो जितना याद कर पाता हूँ कि और अभी भी सब लोग मेरे संपर्क में, कि जैसे मैं गांव छोड़ा तो गांव, एक तो टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप घर में रहते हैं, घर अगर नाम याद है तो मैं टीचर्स सब के नाम नाम बताते हैं। बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सरकारी स्कूल में थे तो ठीक है, सरकारी स्कूल में एक स्कूल के बाद हमारे टीचर लोग उस समय बैठे तो वो सिंसियरली पढ़ाते थे। फिर स्कूल के बाद वो स्कूल में बैठ के खेलते थे, ताश वाश खेलते थे। सब लोग तो कहते भाई राम कुमार क्या यार, तो मम्मी हम घर से छाछ वाछ, पड़ोस में भैंस थी हमारे घर में, तो उनको छाछ वाछ खिलाते थे। मुझे हमेशा ये लगता था कि अरे यार मेरे को तो सब जानते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती थी तो वो कोई रहम नहीं करते थे। तो एक तो जीवन में वो मंत्र देगा कि आप अगर पर्सनली किसी टीचर को जानते हो और आप उनकी सेवा में हो, कि हमारे पिताजी ने सिखाया नहीं भाई गुरु की आपको इज्जत करनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी कि रेडियो जब हमारे पास आया था, रेडियो आया था डैडी के पास, तो सबसे पहले वो लेके स्कूल गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई BBC इसमें कहाँ लगता है, BBC लंदन इसमें कहाँ लगता है। और तब से मैं BBC लंदन का मतलब नियमित श्रोता, मुझे फोर्सफुली उन्होंने कहा। तो पहली जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि मैं डैडी को क्रेडिट देता हूँ कि वो एक किसान आदमी थे और उनकी एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और उसमें भले ही रुचि थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुना कोई BBC सुनना चाहिए। तो BBC हिंदी सर्विस जो 4 सभाएं उस 3 आती थी उस समय शायद रात को, तो वो पूरी सुनता था। वो फोर्सफुली मेरे सिलेबस में शामिल था कि ये सुनना है भाई, रेडियो लेके ये सुनना है, उसके अलावा जो तुम सुनते हो सुनते हो। तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय मैं बोस्निया के बारे में जानता था, यूगोस्लाविया के बारे में जानता था, अमेरिका के बारे में जानता था। धीरे धीरे जानना शुरू किया कि उनका राष्ट्रपति कौन है, ये क्या है, वहाँ की क्या घटनाक्रम चल रहा है। उसी दौरान पूरा का पूरा जो है वो जैसे आप इंटरेस्टिंग बात, मैं जब जयपुर गया था तो फतेहपुर में एक वो हुई ट्रेजेडी हुई, शराब, जहरीली शराब पीने से, मेरे इलाके में जहरीली शराब पीने से 15, 20, 50 लोग मर गए थे। और वो खबर मैंने सबसे पहले BBC में सुनी। तब मुझे पता लगा कि अरे मेरे गांव में लोग मतलब मेरे पड़ोस में लोग मर गए बहुत सारे। और ये सारा जो अभी जो पूरा का पूरा गैंग वॉर चल रहा है, ये तब से वहाँ से चल रहा है, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे को हमेशा ये। तो BBC एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और उसके बाद जब मैं लक्ष्मणगढ़ जब मेरा एडमिशन कराया था, तो टीचर्स जो हैं वो, जिसमें एक हमारे हिंदी के टीचर थे भगवान सिंह, अंग्रेजी के टीचर थे यूसुफ खान साहब। तो वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे हमें भैया जी, तो रामेश्वर सिंह जी नाम था। तो वो हिस्ट्री जिस तरह से पढ़ाते थे, मैं पहले 11वीं में मैंने साइंस ली थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था। मतलब तो अब आज समझ में आ रहा है कि मेरे को डिसलेक्सिया था, मतलब बहुत सारी गणित वणित समझ में नहीं आती थी। वो मेरे बच्चों के साथ भी सेम समस्या है, तो मैं उनको फोर्स नहीं करता हूँ देखो। तो वो सारे लोग इतना इंटरेस्टिंग तरीके से, और वो स्कूल का एक पूरा माहौल था, और वो जिस तरह से पढ़ाते थे कि भाई जो हमारे भैया जी, जिनको हम भैया जी कहते थे, रामेश्वर सिंह जी, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे। और इंटरेस्टिंगली मुझे लगता था कि लिटरेचर पढ़ना, तो हमने एक दिन भगवान सिंह जी कहा कि सर हमको ट्यूशन आप पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा कि ट्यूशन व्यूशन नहीं, तो अंग्रेजी हम पढ़ते थे यूसुफ जी से। तो भगवान सिंह जी से हम पढ़ने गए, वो आगरा के थे और बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाते थे। साइंस उन्होंने BSc किया होता, लेकिन बाद में हिंदी लिटरेचर में है। तो उनका एक अपने एक दृष्टि होती थी, एक लिटरेचर के प्रति उनका एक नजरिया होता था। स्कूल के टीचर में जो स्कूल लेवल पे जो पढ़ाते थे मजा आता था। तो
पूरा लिटरेचर में हमको प्रेम अगर हुआ है तो इसी बात से हुआ है। जैसे मेरे गांव के स्कूल में एक बालूराम जी अध्यापक थे और वो नालंदा विश्वकोश हमको लिखवाते थे, हमारे हाथ दर्द करने लगते थे हिंदी, उसके पर्यायवाची हमारी कॉपियां भरी रहती। तो आज देखेंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि हिंदी लिखते समय मेरे में अशुद्धि भी नहीं आती। बिल्कुल गाँव से निकला हूँ, लेकिन मैं 6ठी 7वीं क्लास से हमारी रगड़ाई इस तरह से हुई। तो हमने जब भगवान सिंह जी जो स्कूल में ट्यूशन पढ़ने हम सुबह सुबह जाते थे, 1 महीना पूरा हुआ तो हमने कहा कि सर पैसा देना, आपको कितना पैसा देना? उन्होंने कहा कि पैसा थोड़ी लेते हैं, बच्चों से कभी पैसा थोड़ी लेते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब हमने कहा सर गुरु दक्षिणा है। बोलो ना तुम लोगों से, और वो सुबह 5 बजे सर्दी में उठ के हमको पढ़ाते थे कि भाई ये पढ़ो, वो पैसा नहीं लेते थे। तो जीवन में मुझे लगा कि ये ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब आपको ऐसे लोग भी। फिर जयपुर में आया तो जयपुर में रवि श्रीवास्तव मिले और वो सब कुछ पढ़ते थे, किसी की मुझे नहीं समझ में आती थी। मैं कोई अनादर नहीं कर रहा हूँ उस समय के टीचर्स का, लेकिन वो जो पढ़ाते थे वो वैसा ही पढ़ाते थे। हिंदी टीचर से मुझे बहुत शिकायतें हैं वैसे भी कि लिटरेचर, जिस तरह से अंग्रेजी लिटरेचर पॉपुलर हो रहा है कि आप मैक्सिमम कि डेड पोइट सोसाइटी, मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ये लिटरेचर का टीचर ऐसा होता है। जब हम पढ़ते थे उससे मैं नहीं समझ में आता था, लेकिन हमको रवि जी इसीलिए मुझे अच्छे लगते थे कि वो पूरे यूनानी समाज के अंतर विरोधों पे बात करते थे, वो पूरी दुनिया की पूरे पोइट्री को लेकर के रेफरेंस लाते थे। तो हमको लगता था ये कुछ अलग है। वो मैं फिर उनसे संपर्क था तो 1-2 बार उन्होंने भगा दिया, फिर मैं कहा नहीं सर आप कुछ करिए ऐसा। तो फिर धीरे धीरे हमारा एक पारिवारिक रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है ये पूरी समझ बने टीचर्स और इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। फिर आप जर्नलिज्म में आए तो जर्नलिज्म में आने के बाद थोड़े खराब अनुभव होते हैं, क्योंकि जातीय अनुभव में उन सबको याद नहीं करना चाहता कि आप बार बार मैं बाहर, अरे तुम साले जाटू में कब से पढ़े लिखे लोग होने लगे। मुझे तो पता ही नहीं होता था कि मैं जाट हूँ, मैं पर्सनली नहीं जानता था कि मैं जाट हूँ, लेकिन वहाँ मुझे पता लगा कि तुम पढ़े लिखे, तुम लिटरेचर, तुम क्या करोगे। और बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन ठीक है, मैंने उन सबको डिनाई करते हुए उन सब चीज़ों को, बुरी चीज़ों को हमेशा मैं भूलने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है। फिर हमने हमारी लड़ाई लड़ते हुए फिर ये सब हुआ। फिर एक दिन यशवंत व्यास ने मुझे फ़ोन किया कि तुमको भास्कर ज्वाइन करना है, और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कर। तो मुझे लगा कि अच्छा, मतलब मेरी जर्नलिज्म में बाजार में मेरी वैल्यू ये है कि मुझे दूसरा अखबार भी बुला सकता है। और मैं भास्कर चला गया। भास्कर गया तो जो हम MD थे हमारी कंपनी के, गुलाब जी, वो उन्होंने कहा कि नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए और हमको हम तुम जो कहोगे। तो मैंने कहा सर मैंने कमिटमेंट किया, एक संपादक से कमिटमेंट है, मैं जाऊँगा। और इस तरह एक अखबार बदला। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं वापस आ जाओ, मैं वापस पत्रिका चला गया। ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कुछ भी। आप अखबार एक अपने जीवन में आप एक जगह बोर होने लगते हो, तो उस तरह से फिर बदला। तो यही सब लोग धीरे धीरे करते करते आप आगे आए। और मुझे लगता है कि यही जर्नी, फिर सिनेमा का रिव्यू वगैरह बीच बीच में करता था, तो बहुत ज़्यादा कहानियों में दिलचस्पी थी, लिटरेचर में दिलचस्पी थी। तो वो करते करते फिर एक दिन लगा कि नहीं यार, अब मैं यहाँ भी बोर हो रहा हूँ और अब मुझे कुछ नई तरह से कहानियाँ कहनी चाहिए। तो धीरे धीरे सिनेमा की तरफ आकर, उस पर हम बाद में आएंगे। बीच में कुछ एक सवाल आ गए। हाँ, फिरोज खान साहब पूछ रहे हैं कि इस समय का सबसे इरोटिक गीत कौन लिख सकता है, और क्या स्त्रीवादी फ्रेम में इरोटिक गीत लिखा जा सकता है? फिरोज भाई ये इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछते हो आप? ये सिलेबस के बाहर के सवाल पूछते हो, गलत बात है, चीटिंग है ये। कौन लिख सकता है मुझे नहीं पता है कोई, मतलब कैसे बता सकता हूँ? जब तक लिखा नहीं जाए कैसे कहें ये सबसे इरोटिक गीत है। और नवीन चंद्रकला कुमार जी पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड में लोक से जुड़े मुद्दे, भाषा, गीतों का केवल दोहन होता है, ऐसा क्यों? और दोहन से मतलब उनका है कि नेगेटिव रूप में दिखाया जाता है, पता नहीं नेगेटिव रूप में, और खासकर बिहारी और पूर्वियों के बारे में। तो उनका ये मंतव्य है कि शायद इसी का असर आपकी बेटी पर पड़ा हो। किस बात का असर? मतलब जो नेगेटिव इमेज बिहारियों की फिल्मों और अच्छा, लोक रूपों में आती है। वो पता नहीं, वो मेरी बेटी तो बिहार को उस तरह से जानती भी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। और मुझे लोक को लेके भी वैसे कोई शिकायत, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव बहुत अलग तरह का कि ये जो पूरा का पूरा नए दौर का एक्सपोजर है, डिजिटल का हो चाहे सिनेमा का हो, और जितने आप लोक को लेके बाहर आने की, जैसे भंवरी देवी हैं, तो भोवर में मैंने उनको जवाहर कला केंद्र में सबसे पहले सुना था, और किसी को नहीं पता है कि उनको लाने वाले कौन थे। हरिदत्त कल्ला और संदीप मदान, जो संदीप जी का अभी देहांत हो गया। और जब लोक रंग होता था तो वो जो भंवरी देवी जो बाद में कोक स्टूडियो में आई,
वो राजस्थान के बाद चूरू के नज़दीक एक गांव की। और मैं पहली बार जब जेके में उनको सुन रहा था तो मैंने संदीप जी से कहा कहाँ से लाए हो आप, और हमने लिखा। और गजेंद्र को मैंने कहा जब हम ओवर बनाए थे कि इनसे एक गाना गवाएंगे हम। बाद में बात हो नहीं पाई दान सिंह जी वाला जो हमने, लेकिन वो ढूंढ के लाए थे। और वहीं से वो निकल के जो विनोद जोशी करके एक जयपुर में कल्चर पे बहुत काम कर रहे हैं, और उन लोगों ने करते करते वो यहाँ तक आई, कोक स्टूडियो तक आई, राम संपत के संपर्क में। आज वो दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम, पूरे लंगाज का पूरा देखो, हमारे राजस्थान के लोक संगीत को आप उस तरह से देखेंगे। मेरा जो कोमल कोठारी ने पूरे लंगा मांगणियार को एक ब्रांड की तरह खड़ा कर दिया है कि ये सिंपल, जो मेरा पड़ोस का पूरा सुजानगढ़ और पूरी बेल्ट है, वहाँ एक पूरी कम्युनिटी है जहाँ पूरी रात भर क्लासिकल म्यूजिक की कंसर्ट में गांव वाले सुनते हैं, जिसको मैंने खुद अटेंड किया है। और मतलब वहाँ एक कहावत चलती है जो हर लोक में चलती होगी कि यहाँ का बच्चा तो रोता भी राग में है, अगर बच्चा रोएगा भी तो राग में रोएगा, वो बेसुरा नहीं रोएगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो लोक हमारे सामने एक्सपोजर बहुत तेजी से आ रहा है, और ये लोक के हित में ही है। मुझे इसको खराब नहीं लगता है, क्योंकि नहीं बचेगा वो तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत सारे लोग संरक्षित कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत काम हो रहा है इस पर। मुझे लगता है कि बिहार में क्या हो रहा है मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन राजस्थान में विरासत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। विनोद जोशी और इनकी टीम बहुत अच्छा काम। अभी मोमासर में पूरा का पूरा फेस्टिवल हो रहा है, कि पूरा का पूरा इतना बड़ा फेस्टिवल नवंबर में होता है, शायद 22-23 नवंबर को होगा। आप देखिए वो फेस्टिवल अभी पूरी दुनिया के नक्शे पे आ गया। वो विनोद करता है, अपने गांव में करते हैं, और जिस तरह से पूरे एकदम देसी अंदाज में लोक कलाकार आते हैं। अदरवाइज कोई भजन जो गाता है वो आदमी अपने बच्चे को भजन वाला नहीं बनाना चाहता कोई भी, क्योंकि कोई सर्वाइवल नहीं है, तो कैसे लोक बचेगा। ये तो नए तरह से हमारे पास इतना एक्सपोजर है कि हम लोग को नए सिरे से देख पा रहे हैं। मुझे ठीक ही लगता है कि कम से कम हम उसको बचा पाएंगे। हमारे अब सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्यूमेंट करने की हमारे पास बेहतर सुविधाएं होंगी। आज हम कोई भी चीज़ सोचते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, देख लेते हैं। कोई भी आदमी हाथ में मोबाइल है, कहीं भी रात को जा रहा है, सुन रहा है, एकदम ओरिजिनल वॉइस आप सुनते हैं। ठीक है, लोग कॉपी कर लेते हैं, ये करते हैं, ठीक है, ये तो सदा से होता है। उस समय भी लोगों ने कॉपी किया जब हम वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुनते थे। उनको नहीं लगता था कि एक दिन यूट्यूब पे सब चीज़ें आ जाएंगी। अब वो आ गई ना कि कौन सा गाना कहाँ से लिया है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, पत्रकारिता से लेखन की तरफ झुकाव कैसे हुआ? कहानी लिखने का इरादा, फिक्शन लिखने का इरादा कैसे आया? सर पता नहीं, मतलब एक खुद को मतलब कोई और पहली कहानी कौन सी थी, कहाँ छपी थी? पहली कहानी मैंने लिखी थी जब मैं एमए में था। तो एमए में मैंने कहानी लिखी थी, लिख के मैंने रख दी थी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं भेजूँ, किसी को पढ़ाऊँ, क्या करूँ, मतलब एक संकोच था। और वो कहानी, पहली कहानी लिखने के मैंने लगभग 7 या 8 साल बाद, जब मैंने लिख ली, इवन 10 साल बाद वापस निकाली थी। और वो कहानी कथा देश में भेजी थी कि मेरे मित्र जो उस समय सहकर्मी थे मेरे दुष्यंत, उन्होंने कहा कि कहानी ठीक ही लग रही है, मुझे इसको भेज देते हैं। उन्होंने कहा यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कहानियाँ पढ़ता हूँ मैं, और मतलब पाठक होना ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा लेखक होने की ज़रूरत नहीं है, जर्नलिज्म कर रहा था। और कथा देश में भेजी थी मैंने, और वो कथा देश में छपी। हरिनारायण जी की चिट्ठी आई कि आपकी कहानी हम भेज रहे हैं। वो थी पूर्व संध्या और 5 यार, कि आज़ादी की पूर्व संध्या पे 5 दोस्त बैठे हैं और शराब पी रहे हैं, कुछ गपशप कर रहे हैं, दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। और वो उसके बाद उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आई थी मेरी। मतलब वो बीए के बाद की कहानी लिखी थी, मैंने वैसे ही भेजी थी। मैं डर रहा था कि नहीं ये कहानी है भी कि नहीं है। एक्चुअली मुझे फॉर्म भी नहीं पता था। तो बाद में तो आप चलो कहानी पढ़ते हो, इस दौरान इतना लिटरेचर आप पढ़ चुके थे, तो धीरे धीरे आप एक अपनी स्पेस खोजने की कोशिश कर रहे होते। तो वो कहानी छपी थी सबसे पहले, और उसका अनुभव मुझे आज बेचा कि मुझे उसके बाद लगा कि यार ऐसा हो सकता है, अपन कर सकते हैं, मतलब कहानियाँ लिख सकते हैं। फिर जब मैंने अगली कहानी लिखी तो जो संगमन होता है, तो वो हमने उदयपुर में, मेरे को संगमन से न्योता है कि आप यहाँ आके कहानी पढ़ी। मुझे अच्छे से याद है कि वरुण ग्रोवर और हम दोनों एक साथ कहानी पढ़ रहे थे। वहाँ 2 ही कहानियाँ पढ़ी थी, और दोनों हम मंच पे बैठे थे, और दोनों कहानियाँ। कौन से साल की बात होगी? ये होगी सर 2007, 8, 9, यही कोई, मतलब यही कोई 7, 8, 9, 3 साल होते हैं। हाँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ यही मतलब 10 साल पहले की घटना है, जिस समय मतलब वरुण यहाँ कॉमेडी के अपने कुछ टीवी में काम कर रहे होंगे, मैं अखबार में काम कर रहा था, और हम वहीं मिले थे। हमारी पहली मुलाकात है, तो वो हमने पढ़ी थी, और वहाँ एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था उस कहानी का। बाद में उसी कहानी पे भोवर बनी, गजेंद्र ने उस पर फिल्म बनाई। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि कहानियाँ मुझे लिखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जो दिमाग में कुछ ख्याल थे, वो लिखनी शुरू की।
फिर कहानियों का सिलसिला कैसा चला और क्यों फिर चलता रहा कि उसके बाद मैंने जब भी कहानी लिखी किसी बंद होना तो नहीं कहेंगे, नहीं बंद नहीं, नहीं, लेकिन वो गति धीमी हो गई, स्थिर हो गई? वो इसलिए कि सर मैं कहानियां लगातार लिखी फिर मैंने, क्योंकि तो अखबार में काम करते हुए आपके पास एक लिमिटेड समय रहता था, आपको डेडलाइन के प्रेशर रहते थे, लेकिन आप फिर भी एक उत्साह रहता था कि लिखते हैं, और भेजता था मैं एक दो पत्र। अच्छा, मैंने फिर बिना मांगे कहीं एक जगह से एक दो जगह से ऐसा अनुभव हुआ कि संपादकों का एटीट्यूड ऐसा था कि नहीं यार ये तो मतलब मैंने देखा नहीं, मतलब देखा नहीं, ये देखा नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बिना मांगे नहीं भेजेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है कि कहानी, ऐसा नहीं है कि कोई अपने को महान लेखक बनना है, मन है अपना, पढ़ी है, कहानी लिख रहे हैं। बाद में जब इतना एक इकट्ठी हो गया, एक संग्रह हो गया, तो हमारे लोकायत के एक दोस्त हैं जो शेखर लोकायत प्रकाशन के, मैंने कहा छाप देते हैं, तो उन्होंने छाप दी। उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा भाई पैसे, बोले नहीं लेखक से पैसे वैसे नहीं लेते हम। एक दो जगह तो हमने बात की, तो उन्होंने कहा पैसे दो तो छाप देंगे। आशुतोष जी, आपके सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है। आशुतोष जी अभी आए हैं, नमस्कार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई नया उपन्यास लिख रहे हैं क्या, तो जवाब तो हमने दे चुके हैं। हाँ, तो फिर मैं वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। तो कहानियों के बाद फिल्मों के बारे में, जो खास करके चूँकि हम लोग ये बातचीत भी इसी वजह से कर रहे हैं कि आप फिल्मों में हैं, और थोड़ा सा फिल्मी टच है, हमारे जो लाइव होते हैं वो ज़्यादातर लोगों के सरोकार फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो ये फिल्मों का सिलसिला कब से शुरू होता है? पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म हम 2009 मानिए आप, 9-10 में, मतलब जब हमको 7-8 में, मैं जब फिल्म एप्रिशिएशन, मेरे एक दोस्त ने, सुमंत सिंह मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम फिल्मों में दिलचस्पी रखते हो, तो FTI में एक फिल्म एप्रिशिएशन कोर्स होता है, उसका विज्ञापन छपा है, और तुम देखो अगर तुम जाना चाहो पुणे में। वो मैंने भरा था, वहाँ उसके एक प्रक्रिया थी, एडमिशन हुआ, सब हुआ। वहाँ जाके जब वो सिनेमा देखा, एक तो हम यहाँ देखते थे कि सिनेमा जाते थे, रिव्यू करते थे, ये करते थे, फिल्म के पेज पे कुछ काम कर लिया, सिनेमा देख लिया, क्योंकि फिल्म देखना सबको अच्छा लगता है, बट जब आप एक बार देखने लगते हो अच्छा ही लगता है, उसकी एक ऑडियंस होती है। वो जब वहाँ जाके दुनिया भर का सिनेमा देखा, वो एक महीना पूरा ज़िंदगी बदलने वाला महीना था फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में, और वो इतना अद्भुत अनुभव था कि उसके बाद यूँ लगा कि नहीं और कुछ काम नहीं हो सकता। लेकिन वो हो नहीं सकता तो आपका घर कैसे चलेगा, आप तो ऐसा करके छोड़ के नहीं आ सकते, आपने शादी की, आप 2 बच्चे हैं, आपको फीस भरनी है, ये करना है। 2007 में मैंने FA किया था उससे, FTI से, फिल्म एप्रिशिएशन। वहाँ से एकदम इस तरह का भाव शुरू हुआ। उसके बाद मैंने फिल्म फेस्टिवल कवर किया ठीक अगले साल, जहाँ शायद हमारी पहली मुलाकात हुई थी दोनों की, हम लोगों की, गोवा में जब फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ जाके मुझे याद है आप और मंजीत, हाँ मंजीत जो अपना एक साथ ही आए थे, दूरदर्शन में थे, अभी पहले अभी कहीं और है। हाँ। और फिर आप तो पूरे बम्बई से आए थे, लेकिन आपने पूरी आत्मीयता से हमको खिलाया पिलाया, मतलब तबीयत से, मतलब सारा जो था, तो वो एक अलग तरह का अनुभव था। और वहाँ से मुझे लगा कि हमको इधर कुछ कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इतने किस्से होते थे संघर्ष के, इतने किस्से कि नहीं उस ये करना पड़ता था, वो स्टेशन पे सो जाता था, ये होता था, तो मैं डर गया था। मैंने कहा नहीं ये सब नहीं होगा अब हो गया, अब इस जन्म में नहीं होगा। लेकिन जयपुर में फिर हमारे मित्रों का एक समूह बना, जिसमें गजेंद्र थे, दीपक गेरा थे, हमारे इंदल जी थे, जो शंकर लाल इंदल जी, और राजीव थानवी थे, हम ये नरेंद्र अरोड़ा थे। तो हम 5-7 लोगों का एक ग्रुप था। हमको लगता था कि हम सिनेमा बना सकते हैं, हमको बनाना है। तो हम रोज़ एक संडे मीटिंग करते थे और उसमें चर्चा करते थे। गजेंद्र ने अपना बिजनेस छोड़ के तय किया था, गजेंद्र कुछ एडिटिंग का अपने बिजनेस के सिलसिले में करते थे, उनका रुझान भी हो गया। तो एक सेम रुचि वाले लोग हम जयपुर में मिले, परिचय हुआ, बैठे और हम कुछ कहानियां डिस्कस करते थे। उसी समय मेरी ये कहानी गजेंद्र ने पढ़ी, तो गजेंद्र को लगा कि इस बजट में हम लोग फिल्म कर सकते हैं। उसी दौरान एक बच्चों की कहानी राजीव ने सुनाई कि इस पे भी काम हो सकता है। तो चुटकी बजा के नाम की फिल्म की स्क्रिप्ट हमने लिखनी शुरू की थी। रात भर मैं, तपन भट्ट और गजेंद्र, हम तीनों एक कमरे में बंद होते थे और थोड़ा फिल्म में सुख लेते थे। हमको नहीं लगता था कि फिल्म बन जाएगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम लिखते थे और मज़ा आता था। हमको लगता था हाँ अब तो हम छाने वाले बॉलीवुड में, मतलब 10 साल पुरानी बात में।
कि अब तो साला अब तो रगड़ देंगे, अब फिल्म बन रही है, अब नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। तो वो सब करते करते फिल्म बनी भी, वो रिलीज भोबर इसी दौरान फिर गजेंद्र ने कहा कि मैं मेरी फिल्म ये बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा बनाइए। तो भोबर बनी फिर, और उसी दौरान उसी साल दोनों आगे पीछे रिलीज हुई। भोबर शूट बाद में हुई थी, रिलीज पहले हुई। फरवरी में भोबर रिलीज हुई, मई में चुटकी बजा के रिलीज हुई। बच्चों की फिल्म थी। चुटकी बजा के साथ हमारे कुछ दूसरे किस्म के अनुभव, क्योंकि वो पहले बनी पहले थी, इसलिए पहली फिल्म में जो बम्बई को लेके जो खराब अनुभव होते हैं वो सब खराब अनुभव उसमें हुए, हमको हुए, हमारे प्रोड्यूसर को हुए, सब हुए। लेकिन हम एक उसमें आए कि क्या नहीं करना है, एक लेवल पे जाके हमको समझ में आ गई कि फिल्म बनाने के लिए हमको क्या नहीं करना। देन भोबर वाज परफेक्ट एक्सपीरियंस कि भोबर में हमने ये तय किया था कि इस बजट में फिल्म बनानी है, और गजेंद्र MBA किए हुए थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, पेपर पे बहुत अच्छे से उन्होंने, और गजेंद्र अपनी अगली फिल्म शुरू कर रहे हैं, शूट करने वाले हैं। क्या नाम है? कसाई, जो चरण सिंह पथिक की कहानी पे। तो वो जनवरी में शूट होनी है, उसका शेड्यूल हो गया शुरू। तो वो परफेक्शन के साथ, क्योंकि फिर हमको पैसा बचाना था, तो हमारे ही गांव में शूट की हमने। चुटकी बजा के समय भी हमने आपको बुलाया था, हम बात हुई थी अपनी। तो भोबर के साथ तो खैर हमारा पूरा समूह, हम तो सब लोग खड़े ही थे, सब के सब जिन लोगों ने पूरा। तो वो अनुभव ऐसा था कि उसको लगा कि नहीं कर सकते हैं ये, जब हम ये कर सकते हैं। और ठीक उस समय आपको ध्यान है कि अविनाश ने बहस तलब जब कर रहे थे, और आपने कहा कि भाई कुछ लोग जयपुर में भी लगे हुए, तो अविनाश और हमारा परिचय वहाँ से शुरू हुआ था। फिर हम सितंबर में जो वो रात बरसती में गए, तो वहाँ सुधीर जी थे, बैठे थे पहले से, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी बैठे थे, जयदीप वर्मा बैठे थे, अनुराग अगली सुबह आए थे। और ये एक दूसरी दुनिया में मैं धीरे धीरे घुसने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि कर सकते हैं। और फिर एक दिन जो कहानी हुई कि डॉक्टर साहब को कहानी सुनाई मैंने, और शाम बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ बनाते हैं Z+। उस प्रसंग पर अलग से चर्चा करते हैं। तो वो मैं मतलब वो पूरी एक सिंपल छोटी सी यात्रा की, ये इस तरह से जर्नी कि एक छोटी फिल्म से हमने यात्रा शुरू की थी हमारे ही रीजन में, हमारे क्षेत्र में, हमारे ही संसाधनों में। हमने बहुत ज़्यादा राजस्थानी फिल्म की थी, और जब वो फिल्म रिलीज हो रही थी तो बहुत तनाव था, क्योंकि वो फिल्म रिलीज कोई कर नहीं रहा था। फिर फाइनली मैं ही रिलीज करने गया, मतलब मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर बना। फिर उस पर मोहल्ला में एक पूरा आर्टिकल लिखा मैंने, रात को सोया नहीं। अगली सुबह जब पहली फिल्म आपकी रिलीज हो रही है 17 फरवरी, तो 16 फरवरी की रात में सो नहीं रहा था। तो मैंने गजेंद्र को फोन किया कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो गजेंद्र ने कहा कि सो जाओ ना यार, अग्निपथ थोड़ी रिलीज कर रहे हैं, भोबर रिलीज हो रही है, तुम परेशान मत हो, जो नतीजा होगा देखेंगे, ऐसा अपना कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे तकलीफ है, आप कैसे समझ रहे। फिर मैंने पूरा रात में आर्टिकल लिखा कि ये, और वो आर्टिकल मोहल्ला में छपा। फिर मोहल्ला में अनुराग को टैग किया, और अनुराग कश्यप ने उसको, वो बर्लिन कहीं फेस्टिवल में, तो उन्होंने उसको ट्वीट किया कि देखो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की पीड़ा क्या होती है। वो इतना धड़ देश भर से हमको इतना प्रेम आया कि हम आपकी फिल्म देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपके साथ खड़े, आपके साथ खड़े। बड़ा संबल मिलता है आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में भले। अच्छी बात ये थी कि हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस में भी बिक रही थी, टिकट बिक रही थी, हमको अच्छा लग रहा। तो ये इस तरह से शुरू हुआ। तो ये फिल्मों का ख्वाब जो पला और जो बढ़ा, वो कौन लोग थे जो प्रेरक थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ? ये सब वो FTI में जो फिल्म मेकर्स देखे, गोदार, फेलिनी, ये सब जितने की सब, वो ईरानियन सिनेमा वहाँ जो पूरा एक नए सिरे से हम लोगों ने देखा था कि ईरानी सिनेमा पे अलग सी बात है। तो हमको लगा कि, मुझे लगा कि सिनेमा इस तरह से भी बातें हो सकती, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ता था, और जब सिनेमा का जिस एंगल से देखा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ते थे, सिनेमा की जीवनी पढ़ते थे, गॉसिप पढ़ते थे, और हिंदी में वैसे भी बहुत ज़्यादा, और अंग्रेजी में अब जाके थोड़ा पढ़ता हूँ। अभी भी मैं बहुत इजी नहीं होता हूँ अंग्रेजी पढ़ने में, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर उसको संघर्ष करके आप पढ़ लेते हो कि हाँ भाई ये ऐसी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो वो जितने बड़े फिल्म मेकर्स थे वो, और फिर उनके बारे में मैंने लिटरेचर पढ़ा कि मूवी मेकर्स मास्टर क्लास, ये लोग कैसे सोचते थे, चाहे जॉन बूरमैन है, चाहे आपका सिडनी पॉलक है, चाहे जितने किस तरह से ये लोगों का काम। फिर कुरोसावा की पूरी फिल्में देखी, और बाद में तो संदीप जी ने, मरान साहब ने जयपुर में JKK में एक पूरा क्लब चलाया लगातार, उस पर कभी जयपुर में बात नहीं होती। उन्होंने इतना, शनिवार को उन्होंने पूरा कुरोसावा की फिल्में दिखाई। जैसे इशिरो होंडा की एक फिल्म, बहुत लोगों को, हमको पहली बार जब देख के पता चला कि गॉडजिला की जो पहली फिल्म है वो इशिरो होंडा ने डायरेक्ट की थी, और वो कुरोसावा के असिस्टेंट थे। और वो एक पूरी माइथोलॉजी के साथ वो फिल्म चलती है, एक पूरी माइथोलॉजी को लेके, जो गॉडजिला एक वो जापानी कोई वो है उसको लेकर। मुझे लगा कि सिनेमा इस तरह से भी कहानियां कह सकता है,
तो वो फिर पूरी की पूरी हमारे पास एक पूरी माइथोलॉजी, क्योंकि रामायण महाभारत तो मैंने मतलब शिक्षकों की हड़ताल के समय पढ़ दी थी गाँव में, कि जब टीचर्स की हड़ताल चल रही थी तो कोई काम नहीं था तो वही किताबें पढ़ते रहते थे, कि पूरी की पूरी किताबें घर में रहती थी तो वो पढ़ डाली थी। तो वो तब मुझे लगा कि दुनिया के फिल्म मेकर्स का सिनेमा देखने के बाद आपको पता लगा कि नहीं यार, सिनेमा को इस तरह से भी हम हमारी कहानी कह सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो दिलचस्पी। जी जी। तो ये मुंबई, इस बीच में मुंबई आना जाना आपका शुरू हो गया था। जी जी। और लगातार आप आते रहते थे, और ऐसा लगता है कि शायद टोह ले रहे थे आपकी, क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, और थोड़ा सा एक्सपोजर भी एक मिल रहा था। नहीं, तो सर डर था, वो डर तो था, मतलब एक तो पूरा पृष्ठभूमि का भी डर था कि कॉन्फिडेंस आते आते आता है। तो जहाँ से हम आए थे वहाँ बहुत डर था मेरे को। तो हमेशा फिल्मों में था कि मैं उतरूंगा और मेरा सूटकेस कोई लेके भाग जाएगा धक्का देके। ये फिल्मों ने बताया था। हाँ, ये फिल्मों ने मुझे बताया था। और कोई आदमी आएगा और मुझे किराए के मकान में धोखा देके चला जाएगा, कोई मेरी वो कर। तो एक डर रहता। यहाँ आने के बाद एकदम अलग खुला, कि एकदम ऐसा अच्छा लगने लगा। तो वो तो आता जाता था। दूसरा एक डर था कि आपको परिवार चलाना है बहुत बड़ा, कि आप एक स्थापित, अच्छा एक आपने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली पत्रकार के रूप में, आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग जानते हैं, आपने एक अपनी एक जगह बना ली, आपने ठीक ठाक प्रमोशन ले लिए, आपने एक अपनी एक घर बना लिया जयपुर में, गाड़ी ले ली, और एक जिसको नहीं कहते हो कि आपने अपने आप को बांध लिया, आपने लॉक लगा लिया, जिसको आप लोग कह रहे हो आजकल कि वो लॉक लगा लिया। अब वो लॉक खोलने का मन नहीं होता, क्योंकि उस लॉक में मजा आ रहा होता है। आपको लग रहा है ठीक ही तो है, शाम को क्लब चले जाते हैं, दिन में बच्चों के साथ खेल लेते हैं, एक रूटीन लाइफ चलाता है, अच्छा लग रहा कि। पर वो फिर लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो वो डर एक ये भी था कि जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, खर्चा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से पैसा कमाएंगे, तो ये सारे डर थे। और आना जा, और लालच भी था, ग्रीड भी था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसी डर से रह भी जाते हैं। मेरे ही बहुत सारे दोस्त रह गए, हमारे ग्रुप समूह में भी बहुत सारे लोग जो है वो हिम्मत नहीं कर पाए। हम सब लोग साथ ही सोचते थे कि हम जाएंगे आएंगे, लेकिन वो सब उनके पास विकल्प दूसरे, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में थे, उनके पास मुड़कर जाने का विकल्प नहीं है। मेरे पास तो, हालांकि अब मैं किसी अखबार में जाके काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि जब आप बाहर आ जाते हो तो आपको लगता है गांव में जब अच्छा हीरो बनने गया था वो लौट के आ गया। तो लेकिन मेरे पास हमेशा विकल्प था कि चलो कम से कम मैं जयपुर में नहीं रहूँगा, दिल्ली में तो अखबार में नौकरी कर सकता हूँ ना, वहाँ मुझे कोई नहीं जानेगा। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है किस्सा है, बनारस का एक ऑटो वाला था, मेरे को मिला बम्बई, और उन्होंने कहा कि मैंने मिठाई की दुकान, बनारस में ऑटो चलाता तो, और मैंने मिठाई की दुकान खोली, वो दुकान फेल हो गई, इसलिए ऑटो चलाना पड़ा। तो मैंने कहा ऑटो चलाने बम्बई क्यों आए, तुम बनारस में भी तो चला सकते थे। उन्होंने कहा ससुर वहाँ सब जानते हैं मेरे को, वो सब कहेंगे देखा बना गए थे बिजनेसमैन बनने, बोले बम्बई में कोई जानता नहीं है मैं ऑटो चला। तो वो डर रहता है, तो वो डर था। अब लेकिन अब जब वो डर भी निकला, तो वो मुझे लगता है आपके अगले सवाल में आएगा कि जब Z+ बनी थी वो डर मेरा निकला। और वो डर इसलिए निकला कि जब उस पर कहानी में लिख रहा था, और कहानी लिखते समय कोई बहस तलब का इवेंट था, जब मैं भोबर के एक्सपीरियंस बता रहा था, तो अनुराग कश्यप ने भरोसा दिया कि तुम लेके आओ, मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, तुम बताओ मेरे। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे कह सकता है। सुधीर जी उस समय तक बोले अबे मेरी फिल्म नहीं कर रहा, तुम्हारी कर रहा, तुम आ जाओ। मैंने कहा नहीं, बम्बई नहीं आया जाता। डर था उस समय, जब वो पूरा JNU में हम बैठे थे, और लेकिन उसने कॉन्फिडेंस दिया। मुझे लगा कि अगर हमको अनुराग कश्यप कह रहे हैं तो कोई बात होगी। और उस दौरान जो मेरा Z+ पे मैं नॉवल लिख रहा था, मैंने कहा कहानी पूरी होगी, मैं जाके एक बार सुनाऊंगा। मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब को सुना। तो डॉक्टर साहब को, ये क्या प्रसंग क्या है, वो किताब पहले लिखी गई, उपन्यास पहले छपा, बाद में छपा, फिल्म पहले आ गई, क्या चक्कर क्या है, थोड़ा स्पष्ट करें इसको। चक्कर नहीं था, ये कहानी मैं लिख चुका था और उपन्यास की तरह ही लिख चुका था इसको, लेकिन मुझे लगता था कि ये फिल्म की कहानी है और इसको फिल्म के लिए पिच करना चाहिए। तो मैंने जब डॉक्टर साहब को मैंने सिर्फ फीडबैक के लिए सुनाई थी उस दिन। डॉक्टर साहब पुराने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको आप पॉपुलरली चाणक्य, पिंजर उनसे जानते हैं, Z+ से जानते हैं। तो हम घर गए, तो जब मैं आता था तो उनको, अच्छा फिर क्या एक आत्मीयता होती है ना, कि एक सर्कल बन गया, लेकिन आप उन लोगों से डरते डरते मिलते हो। जैसे अनुराग अभी सार्वजनिक मिलते हैं तो मैं नमस्ते कर लेता हूँ, वो पूछ लेते हैं, लेकिन एक डर रहता था कि नहीं इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, कैसे मिलेंगे जाए। डॉक्टर साहब के साथ वो तुरंत इजी हो गया था। जब वो एक जैसलमेर यात्रा में गए थे तो उनका फ़ोन आया कि कुछ होटल का पंगा है और कुछ हुआ है,
तो मुझे लगा कि ये तो उनका फ़ोन है, भाई राम कैसे हो क्या, तो एकदम खुल गया। तो यहाँ आए तो आपने, मैं गया उनके पास, आता था तो शाम को एक शाम कहते थे खाना साथ खाते हैं, तो घर चले जाते थे। उन्होंने, मैंने एक दिन समय था, मैंने कहा डॉक्टर साहब फीडबैक के लिए कहानी चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब फिल्म बनाओ मेरी कहानी पे, तो बोले तुम सुनाओ। और वो कहानी मैंने फीडबैक के लिए, उन्होंने कहा कि रुक जा, इसमें फिल्म बनेगी, इसमें फिल्म बनाएंगे। बाद में बहुत सारे उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब की फिल्में बहुत धीरे बनती हैं, मैंने, मुझे नहीं पता, मेरी फिल्म तो बहुत तेज़ी से बनने वाली है। तो वो फिल्म बनी, और वो फिल्म बनी यहाँ तक ठीक था, रिलीज भी हुई, क्रिटिक्स ने तारीफ की, कमर्शियली नहीं, दैट्स डिफरेंट थी। लेकिन जब स्क्रीन अवार्ड्स का नॉमिनेशन था और एक दिन मुझे पता चला कि मेरी कहानी इस साल की 5 श्रेष्ठ कहानियों में है, तो वो कॉन्फिडेंस बड़ा हो गया। मुझे लगा कि यानी कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं, उन लोगों की भीड़ में जाके हम भी कुछ कर सकते हैं। और फिर एक दिन हुआ कि अब निकलना है, बहुत हो तो फिर आ जी। तो ये जेड प्लस का अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा कोई रोचक किस्सा जेड प्लस का हो जो। प्लस का अनुभव बहुत अच्छा था, मतलब अनुभव बहुत अच्छा इन सेंस कि मैं स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट के साथ मैं पहले भी स्क्रिप्ट लिख चुका था, उनके साथ चुटकी बजा के लिखी, फिर गजेंद्र के साथ उसमें भी हम काम कर ही रहे थे। तो बेसिकली उसको मैं जानता था कि उस स्ट्रक्चर को मैं समझ रहा था सब तरह। फिर डॉक्टर साहब के साथ काम करने की क्या आसानी हुई कि डॉक्टर साहब ने कहा कि स्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और विजुअली उसको कैसे तुम देखते हो। तो वो उस हॉलीवुड वाले फॉर्मूले में काम नहीं करते। वो कहते थे कि तुमको लगना चाहिए कि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है, कहानी लिखी है, वो लगभग स्क्रिप्ट है, अब तुमको इसको दृश्यों में लेके आना है। तो मैं बम्बई नहीं रहता था, मैं जयपुर रहता था। तो मैंने पहला ड्राफ्ट जब लिख के डॉक्टर साहब को दिया था, तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, गुड, इस पर कुछ और फाइन ट्यून हम शुरू करते हैं। और फिर हमारी आना जाना बीच में 2-3 बार मैं आया भी, उन्होंने बुलाया, हम साथ बैठ के फाइनली लॉक की। और उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट अब बदलेगी नहीं, अब अगर तुमको कुछ भी सूझता है तो हम उसके लिए तर्क लाएंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन उसके बाद बदलेंगे। तो मुझे लगा कि स्क्रिप्ट को वो इतना टाइटली फॉलो करते हैं डॉक्टर साहब कि वो ने किसी एक्टर को बदलने नहीं देते। और जब हम शूट कर रहे थे तब आदिल हुसैन जो हमारे एक्टर हैं, तो वो तो बिल्कुल आसाम के, तो वो कहते थे कि डॉक्टर साहब क्या मतलब, आप मतलब क्यों मेरे को सबको छूट दे, मेरे को नहीं, बोले नहीं आदिल करो। और वो बहुत कंफर्टेबली उन्होंने काम किया। और वो कहते थे कि क्योंकि मैं अभी अगर इंस्टेंट किसी को कोई ख्याल आ रहा है और वो बदल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर महीनों काम किया है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है, अचानक से किसी को ख्याल आ रहा है, वो हो सकता है 3 दिन बाद आपको ख्याल पुराना लगने लगे, लेकिन फिल्म छप चुकी, तो अब मैं उसको नहीं बदल सकता। यानी मैं पिछले 6 महीने से अगर एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उस ख्याल को मैं परिष्कृत करते 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 यहाँ तक लाया हूँ। इमीडिएट अगर हम कोई भी दृश्य बदल देंगे, कोई भी चीज़ बदल देंगे, तो हमको लगता हो सकता है 3 दिन बाद हमको लगे कि यार वो कमज़ोर रह गया। तो वो मुझे लगा कि स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे, और कि भाई स्क्रिप्ट हमको बदलनी नहीं चाहिए, कि इस लेवल की जो बदलनी है पहले बदल लो, सेट पे जाके आपको स्क्रिप्ट नहीं बदलनी चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा कि उससे आपका स्क्रिप्ट पे बिलीव शुरू हुआ कि हाँ भाई आपको उस पर भरोसा रखिए। तो एक तो संजय चौहान आपको देखने आ गए हैं, और बीकानेर से आ गए वो या शूटिंग। जी। और दीपक यादव जी का सवाल आ गया है कि जेड प्लस का आइडिया कहाँ से आया था? तो मैं सब, हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि जर्नलिस्ट हूँ, और आप जब मैं मेरी बाइक, नीतू चंद्रा भी आपको देख रही हैं, तो जो बाइक, नाम लेकर नमस्ते करते हैं। नमस्ते नीतू जी, नमस्ते। और तो बड़ा व्यापक समाज है, मतलब सर, तो सबको नमस्ते। तो जो है वो जर्नलिस्ट हूँ, तो आप 2 तरह के जीवन जी रहे होते हैं ना। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि आप जा रहे हो तो आप सीएम के साथ हो तो यूँ लगता है कि आपको कोई रोक नहीं रहा, और जब बाहर निकल के आते हो तो आप अपने लिए अपनी गाड़ी ढूंढ रहे होते हो, अपनी बाइक के लिए पार्किंग ढूंढ रहे होते हो, पार्किंग वाले से लड़ रहे होते हो कि हे पत्रकार हूँ, और बहुत बार पार्किंग वाला आपको औकात बता देता है कि होंगे पत्रकार, यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा। तो 2 तरह की कि कॉमन आदमी कैसे पावरफुल हो जाता है और कैसे गायब। तो बेसिक थॉट तो वहीं से आया था कि, और फिर बीच में एक खबर छपी थी कि अजमेर की दरगाह जो है बहुत बड़ी, उसमें आपस में कोई झगड़ा हो गया है खादिमों में, चढ़ावे वढ़ाओ के। तो मैंने 2-3 घटनाओं को मिला है कि क्या हो सकता है, कौन आदमी हो सकता है जिसको ये मिल जाए, फिर वो क्यों हो सकता है। तो फिर बीच में उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया कि
वो Z+ मिल गई तो Z+ तो सबको ही अच्छी लगती है ना। तो ऐसी कौन सी घटना है कि Z+ मिल जाए और आदमी Z+ के बिना जाना चाहे? तो वो एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता ना आदमी कि जहाँ वो Z+ के साथ नहीं जा सकता। तो इस तरह से एक मिलते हुए वो कहानी, और फिर उस समय सरकार भी देश में ऐसे ही चल रही थी, इंस्टेबल सरकार थी, कभी कोई नाराज हो जाता था, कभी कोई नाराज होता था। तो बहुत सारी चीज़ों को, मतलब अपने समय की पॉलिटिक्स, अपने समय का समाज, मेरा खुद का अपना जीवन और उसके अपने डिलेमा की कभी ये हो, कभी हो, कभी यहाँ ढूंढो। तो वो सब कि भाई आपका अगर पानी का गलत बिल आ गया तो आपको PhD की लाइन में जाके लगना ही पड़ेगा ना। जो कि संभव है, मतलब इस देश में कुछ भी संभव है। हाँ, राहुल सिंह जी आए हैं, संभवतः वही हैं जो अध्यापक हैं, सिनेमा पर काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि राम कुमार भाई, Z+ की कमर्शियल कामयाबी ना मिली ना सही, पर अरसे बाद इतना ज़बरदस्त पॉलिटिकल सटायर किसी ने लिखा था। हाल के वर्षों में फंस गए रहे ओबामा के साथ मैं Z+ को रखता हूँ, इसलिए इसके स्क्रिप्ट को जो मान मिला उससे उसकी वह हकदार थी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे जो ही Z+ का प्रेमी मिलता है तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आता है कि हम गलत नहीं थे, और हम जो अगली कहानियाँ सोच रहे हैं उसमें शायद गलत न हो और अच्छा सोच पाएँ। मुझे कोई वैसी कोई पर्सनली कोई शिकायत नहीं है कि लोगों ने नहीं देखा है, वो देखेंगे लोग, क्योंकि समय के साथ अब हर प्लेटफॉर्म पे, अभी हॉटस्टार पे पड़ी है, टीवी पे आती रहती है। अभी 4 दिन पहले ही मुझे किसी ने मैसेज किया मैसेंजर में कि फ्राइडे हाउसफुल दूरदर्शन पे Z+ आ रही है, और ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इस मीडियम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप जाते हैं और उसके बाद लगातार लोग देख रहे होते हैं। और नीतू जी आपको गुड लक कह रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू नीतू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे याद है कि आप Z+ के रिलीज तक मुंबई नहीं आए थे। हाँ, नहीं है। हाँ, और ये एक भ्रम भी लोगों का तोड़ा था आपने, अनजाने में, कोई प्रयास नहीं था कि फिल्मों में लिखने के लिए मुंबई में रहना ज़रूरी है। हाँ, बाहर रहते हुए आपने ये काम कर लिया था, और उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया आपने। तो ये क्या, इस बीच में क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कौन से आधार बने जिसके तय आपने फैसला किया कि आपको मुंबई आना है? मुझे लगता है कि वो खैर आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से पहले भी कुछ रहे होंगे ऐसे हमारे पुरोधार, मैं नहीं होंगे, रहे होंगे कि जो लोग बाहर से करते रहे, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोग रह रहे हैं, अभी मैं एग्जैक्ट तुरंत नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ बहुत कम लोग हैं, गिनती कम लोग हैं वो। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा तब जाके बढ़ा ना कि भाई एक तो फिल्म क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे से ली, और दूसरा वही जब नॉमिनेशन में जब आई थी तो मुझे लगा कि फिल्म आती है, लेकिन जब उस साल की 5 अच्छी कहानियों में आप जगह बना लेते हैं, आप खड़े हो जाते हैं कहीं न कहीं किसी भी जगह तमाम, उसके बावजूद तो आपको लगता है कि नहीं आपने कोई बात कही है। और वो तब जब आपको कोई यहाँ उस तरह से नहीं जानता है, आप एक नए लेखक हैं, और बिल्कुल बॉलीवुड में भी आप बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, वही 4-5 लोग है ना। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस साल जूरी में कौन थे, तो वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपके काम को उन्होंने चुना। तो उसी समय जयपुर में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप देखिए कि अगर ये जो अवार्ड होते हैं क्या इनमें कुछ मिली भगत चलती है? मैंने कहा देखो जी, मेरा बिना मिली भगत के जो है वो नॉमिनेशन हो गया है, अब मुझे अवार्ड मिल गया तो मिली भगत नहीं चलती है, नहीं मिला तो चलती है। तो वो एक कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन कि नहीं, हम लोग जो कहानियाँ कह रहे हैं शायद मेरी कहानियों में कोई बात हो सकती है और मुझे जाके कहना चाहिए। और वो तो थी अंदर एक वो आग तो नहीं कहूँगा मैं उसको, आग तो निकल गया जलवायु कि अंदर एक ललक तो थी कि इस चीज़ को अनलॉक करके बाहर जाना है, कुछ नया करना है। मैं बोर होने लगा था जर्नलिज्म से, मैं बोर होने लगा था। सच बात तो ये थी कि मेरे पास उस तरह से क्रिएटिव करने को कुछ रह नहीं गया था जर्नलिज्म में। नए तरह का डिजिटल प्रेशर आ गया था अखबार में, और अखबार में काम को लेकर के, टारगेट्स को लेकर के। तो मुझे अभी लगातार देख रहा हूँ मैं, हिंदी अखबारों के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो सब कह रहे हैं अभी पता नहीं उनकी अलग तरह से काम शुरू कर, वो डिजिटल का भी वही काम कर रहे हैं, यही काम वो कर रहे हैं, टीवी का भी वही कर रहे हैं। तो मजदूर बना के छोड़ दिया है पत्रकारों को। बहुत ख़राब स्थिति है, मतलब मुझे लगता था मेरा दम घुटता था, तो वो मैं उससे निकलना चाहता था और मैं निकल आया। मतलब मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निकल आया। मेरे दोस्त सब कहते हैं अभी कि चलो ठीक किया, हालांकि उनको नहीं पता कि अभी भी हमारा स्ट्रगल कोई कम नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है,
नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं और अपनी जिद के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक, क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा एक अलग तरह की पूरी नई पीढ़ी से है, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये पूरा जो मैं एक AIB के साथ, ऑल इंडिया बकचोद के साथ एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं लगातार वो देखता हूँ कि जो नए लेखकों का दल आया उनका, वो बिल्कुल अलग तरह से सोचने वाले लड़के हैं, बिल्कुल एकदम जिंदा दिल से, एकदम नई दुनिया के लोग हैं। वो फिक्शन भी सोचते हैं तो कुछ नए तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, और वो आने वाले समय में वो देखेंगे लोग। तो वो प्रतिस्पर्धा भी एक लगातार है कि हम, हमारी बैकग्राउंड, हमारा ये, और एक उम्र जब आपकी जा रही थी तो एक नया पूरा समाज एक नया सौंदर्य बोध लेके आ रहा होता है। हम जब जयपुर में आए थे तब वहाँ साइकिलें और मोटरसाइकिलें ज़्यादा थी, स्कूटर ज़्यादा थे। अब वो स्कूटर गायब हो गया सड़क से, कार, बाइक गायब होती जा रही है, कारें इतनी हैं, सांस लेना मुश्किल है। तो पूरा समाज बदल रहा है, पूरा का पूरा सब बदल रहा है। तो उसके साथ हम कैसे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको समय के साथ चलना होता है, तो उसके साथ जो है वो चैलेंजेस अभी कम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अच्छा लग रहा है करना। चलिए, अच्छी बात है। और यहाँ आने का अनुभव कैसा रहा? अब कैसा लग रहा है? मुंबई, कहते हैं मुंबई सबको पसंद नहीं करती है, सबका अखबार नहीं करती है। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक तो शहर में एक अलग तमाम भीड़ भड़क, एक अलग तरह का डिसिप्लिन है कि लोगों को, क्योंकि ये डिसिप्लिन हो सकता है भीड़ से भी आया हो, कि हम अगर उस अनुशासन में नहीं रहेंगे, हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे कि कतार में लोग बस में चढ़ रहे हैं, आपको सलीके से पैदल चलने वाले के लिए थोड़ा सा स्पेस है, आपने हाथ दिया तो आप पार